चलिए टैक्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम फिर से। देखिए हेडिंग डालिए, प्रेजम्पटिव इनकम इन केस ऑफ प्रेजम्पटिव इनकम। इजी है बहुत, अब जितनी भी क्लास है एक्सट्रीमली इजी है, खाली बस सेक्शन 28, एक बार 28 को 28 लिखवा दिया था मैंने पहले, लिखवाया तो नहीं ना, हेडिंग बोलिए खाली। तो आप ये लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन 28 काट दो सारा जो भी लिखा हुआ है। अगर हेडिंग तो नहीं लिखी कोई, खाली सेक्शन लिखा है ना, या हेडिंग लिखी थी? ग्रेचुइटी हो गया। ग्रेचुइटी वाला हो गया ना, दैट्स इट। ग्रेचुइटी वाला उतना ही है आपका। आगे लिखिए प्रेजम्पटिव, नेक्स्ट सेक्शन वो 28 वाला जो भी लिखा उसको छोड़ो। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन इन केस ऑफ इनकम of non-resident engaged in shipping business, engaged in shipping business, ऐसा नॉन रेजिडेंट जो शिपिंग बिजनेस का काम करता है। सेक्शन लगेगा 44B, बी फॉर बॉम्बे। प्रेजम्पटिव इनकम कौन से केस में? बी में शिपिंग बिजनेस नॉन रेजिडेंट की। लिखिए इन दिस केस हिज इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन shall be presumed to be 7.5% of following amounts. Number 1, amount received in India in connection with loading of goods etc. outside India. Number 2, amount received or receivable in connection with goods etc. loaded in India. देखिए पहला पॉइंट ये कह रहा है आपने इंडिया के बाहर जो गुड्स लोड किए और इंडिया में डिलीवर कर रहे हो, उस कनेक्शन में उस नॉन रेजिडेंट को जो पैसा मिला वो। दूसरा पॉइंट कहता है ऐसे गुड्स जो आपने लोड इंडिया में किए, यहां से पैसे ले लिए और बाहर जाके डिलीवर करोगे, उनका कितना परसेंट? 7.5। सेक्शन खत्म। ठीक है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है, ये हमें खत्म करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 44 BBA, BBA डबल बी, BBA 44 BBA, presumptive income in case of non-resident
engaged in non-resident engaged in business of operation of aircrafts, business of operation of aircrafts. Income shall be computed in a similar manner as in case of section 44B. However, 7.5 shall be taken as 5%. However, 7.5% shall be taken as 5%. Full stop. Section खत्म. नोट लिख लो एक अलग से. There is no section of this note. If any person has made any payment to relative or related person, थोड़ा फास्ट लिखो. If any person has made any payment to relative या रिलेटिव और रिलेटेड पर्सन. बच्चों एक चीज में चलो लीगली बता दूं, लॉ में हम रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं ह्यूमन लिविंग क्रिएचर के लिए, रिलेटेड वर्ड यूज करते हैं नॉन लिविंग क्रिएचर्स के लिए. दिस रिमोट इज रिलेटेड टू मी, माई ब्रदर इज माई रिलेटिव, द कंपनी इज रिलेटेड टू मी. लिविंग क्रिएचर नहीं है, सांस नहीं लेती. दो दैट्स अ पर्सन इन द लॉ, बट सिंस दैट्स अ रिलेटेड. आपने कंपनी लॉ में कईयों ने सुना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नाम का शब्द सुना है. वो रिलेटेड का मीनिंग यहीं से आता है, वहां पर भी और वहां पर यहां से. रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मतलब उसमें कंपनी की ट्रांजेक्शन डायरेक्टर के साथ हो रही है, तो डायरेक्टर के कंटेक्स्ट में क्या है वो रिलेटेड. चाहे दोनों में से कोई भी ले लो, एक तो नॉन लिविंग है तो वो रिलेटेड पार्टी बोला जाता है, उसको रिलेटिव पार्टी नहीं बोला जाता है. वेरे जब प्रमोटर के रिश्तेदारों को शेयर लेने से मना किया जाता है उसमें बोला जाता है रिलेटिव्स. क्लियर है? तो एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, वे समझना होता है रिलेटिव एंड रिलेटेड में. पेमेंट टू रिलेटिव्स और रिलेटेड पर्सन लिखा था आपने, क्या लिखा है आपने? इफ any person has made any payment to relative or related person, it will be disallowed to the extent it is unreasonable. इस पर्पस से to the extent it is unreasonable. Relative for this purpose are same as mentioned under gift chapter. लिख लो, रिलेटिव आर सेम एज मेंशन्ड अंडर गिफ्ट चैप्टर. आपकी चौथी क्लास, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ जो भी क्लास होती है गिफ्ट की होती है, और नहीं होती वट एवर नंबर ऑफ क्लास यू हैव. क्लियर? 41 सबसेक्शन 5 कर लिया आपने? सीधे होकर बैठ. 41 सबसेक्शन 5 कर लिया, डन, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है. सेक्शन 28, पेमेंट रिसीव फॉर नॉट परसुइंग बिजनेस एक्टिविटी. फॉर नॉट परसुइंग बिजनेस एक्टिविटी. पेप्सी ने कोका कोला को बोला कि तुम दिल्ली में अपना प्रोडक्ट सेल मत करो, हम तुम्हें 50 करोड़ रुपए साल के ऐसे दे देंगे. ये क्या है? ये जो 50 करोड़ की रिसीव हो रही है पैसे कोका कोला को, क्या ये कोक की इनकम है?
इनकम है, कौन से सेक्शन में है, इस सेक्शन। क्लियर। पेमेंट रिसीव फॉर नॉट परसुइंग, कोई काम मत करो तुम, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्योंकि तुम नहीं करोगे तो मैं यहां मोनोपोली करके और पैसे कमा लूंगा मैं, राइट। लिखो, सच अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड, कौन से हेड में, पीजीबी। इनकम अंडर द हेड पीजीबी। Such amount received shall be treated as income under the head PGBP. Note 2 इसी में आगे 28 में ही आगे point. Similarly, if any person has received any amount for not sharing, similarly if the person has received any amount for not sharing technical know-how or patent rights etc, it will be considered as an income under the head PGBP. Next point, अगला point, इसी में कंटिन्यू थर्ड, कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। आपने मेरी एक एजेंसी ली हुई है हॉकिंग्स प्रेशर कुकर की, और 2 साल की है, मैं 1 साल में वो खत्म करना चाहता हूं। क्यों? मैं हो सकता है अच्छी सैलरी अपना खुद का आउटलेट खोल लूंगा वहां पर, तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बीच में खत्म कर रहा हूं मैं, तो मुझे उस आदमी को कुछ कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, एजेंट को। वो कॉम्पनसेशन उसके लिए क्या है, इनकम, क्योंकि बिजनेस की वजह से मिल रही है। लिख लो, सच अमाउंट सो रिसीव्ड शैल बी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। एग्जांपल लिख लो, हॉकिंग्स प्रेशर कुकर एजेंसी। कोई भी लिख लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको। बच्चों लास्ट क्लास में आपने 35 ए बी कर लिया था, अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फीस कर लिया था, राइट। फोर्टी सबसेक्शन बी कौन सा था, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बोला था मैंने आपको, ये कौन सा, बी। विच वन वो, सैलरी और इंटरेस्ट टू पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप रजिस्टर्ड फर्म, राइट। काफी इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट लिखिए, सेक्शन 35 डी, अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। करा है? नहीं हुआ। 35 डी, 35 डी, अमोर्टाइजेशन ऑफ सर्टेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी समझते हो क्या होते हैं? कंपनी बनने से पहले। एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर commencement of
business are preliminary expenses and they are allowed in 5 annual equal installments after commencement of business. Full stop. Downside arrow. Such deductions are allowed only to an Indian company or a resident Indian assessee. Clear? Next, section 30 है ये. Expenditure in connection with buildings in the use of business or profession. In connection with buildings in the use of business or profession. Section 30. If any assessee has any building in the use of business or profession, in such cases, all expenses related to such building are allowed to be debited to the P&L account. Whereas any personal expense related to them will not be allowed. Full stop. Downside arrow. If any assessee has section 41 subsection 3, next section 41 subsection 3, 41 subsection 3, if any assessee has incurred capital expenditure in connection with scientific research and the amount was debited to P&L अकाउंट, उसने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कुछ खर्चा किया और P&L में डेबिट कर दिया. Subsequently the asset was being sold. Subsequently the asset was being sold.
जब भी हम साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई खर्चा करते हैं ना, बिजनेस में उसको 100% या सम परसेंटेज पे 100% अलाउड हो जाता है। एक ही साथ डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसी साल पूरा का पूरा खर्चा आप डेबिट कर लो। मैंने 10 लाख की मशीन खरीदी, XYZ पर्पज है, अभी हम सेक्शन 35 करेंगे, उसमें आएगा ये कि अगर आपने साइंटिफिक पर्पज से कोई मशीन खरीदी 10 लाख की, तो 10 लाख पहले ही साल डेबिट कर लो आप। नो नीड टू पुट डेप्रिसिएशन वाला फंडा कुछ नहीं है, पहले साल में पूरा ले लो। ये सेक्शन क्या कहता है कि आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए मशीन ली, पहले साल 10 लाख में डेबिट कर लिया, अगले साल उसको बेच दिया, डेप्रिसिएशन का पूरा क्लेम कर चुके हो। तो अब किस केस में क्या किया जाए? कि आपने कोई रूल तोड़ा है? डेफिनेटली आपने एक रूल तोड़ दिया। वो मशीन आपको लंबे समय तक बेचनी नहीं थी, जब सब्जेक्ट टू सर्टेन सेक्शन टू सेक्शन कितने समय तक वो वहां बताया जाता है। ठीक है। इफ एनी एसएससी हैज इनकर्ड एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद साइंटिफिक रिसर्च एंड द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू P&L account, subsequently the asset was being sold. In this case, sale proceeds shall be credited to, बच्चों आपने जब इसको खरीदा तो 10 लाख रुपए क्या किया आपने P&L में, तो सेल proceeds shall be credited to P&L account, P&L account, but only to the extent amount was debited, but only to the extent the amount was debited to P&L account. Any excess over it, shall be capital gain. सही है। पॉइंट नंबर 2 इसी में, इफ सच एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू नॉर्मल बिजनेस, मतलब समझो मैं साइंटिफिक रिसर्च से उसको किसी दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर देता हूं। मैंने एक फ्रिज खरीदा, उस फ्रिज को पहले मैं केमिकल रखने के लिए यूज करता था साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, हमें बड़े फ्रिज की जरूरत पड़ी, हम नया फ्रिज लेके आ गए साइंटिफिक रिसर्च में, और इस फ्रिज को हमने नॉर्मल, मेरा एक और बिजनेस है, केमिस्ट की शॉप है मेरी, मैंने वहां ट्रांसफर कर दी, होता है जनरली। तो क्या किया जाए, क्योंकि इस फ्रिज के आपने 20,000 रुपए उस बिजनेस में पूरे के पूरे एक साथ डेबिट कर दिए, तो क्या किया जाए इस केस में? लिखो, इफ एनी सच एसेट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू नॉर्मल बिजनेस, then it will be entered in the respective block, जिन्होंने ब्लॉक ऑफ एसेट किया वो इजीली समझ जाएंगे, रिस्पेक्टिव ब्लॉक, एंड WDV shall be taken as, and respective block and WDV shall be taken as, कितनी लेनी चाहिए? आप पहले ही इस एसेट को पूरा का पूरा डेबिट कर चुके हो, आपने 100% का डेप्रिसिएशन एक ही साल में ले लिया, अब इसकी वैल्यू आपके लिए क्या है? 0। तो इसको ब्लॉक में डाल दो और इसकी WDV शैल बी नील, क्योंकि आप तो पूरा का पूरा पहले ही डेबिट कर चुके हो इसे, क्योंकि आप इसको पहले ही साल में, नॉन साइंटिफिक बिजनेस में तो 100% इसको डेबिट कर चुके हो, इसकी वैल्यू आपके लिए 0 है। तो नॉर्मल बिजनेस में इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे? 0 लिखो इसकी वैल्यू, सो दैट आप दोबारा डेप्रिसिएशन वहां पर नहीं क्लेम करो। WDV shall be taken as nil. Clear? ABC Limited purchased one plant on 1st July 2009 for rupees 10 lakh. 1 जुलाई 2009 को 10 लाख फॉर साइंटिफिक पर्पज, एंड दे डेबिटेड द अमाउंट टू P&L अकाउंट। फुल स्टॉप।
the company sold the plant subsequently on 1st July 2010. For rupees 6 lakh. 6 lakh. Question B, they sold the plant for rupees 12 lakh. 6 lakh or 12 lakh. Show the calculations. In this case, answer would be, it will be considered as the income of the assessee under the head PGBP for the previous year 10-11. कितनी? 6 lakh. What if he has sold at 12 lakh? 10 lakh PGBP, 2 lakh capital gains. Right? ठीक. Next लिखो. Note, if any assessee has any building in his personal use, if any assessee has any building in his personal use, but subsequently it was transferred to business or profession, in this case, पहले आपके बिल्डिंग मेरी थी ये, बाद में मैंने इसमें ऑफिस खोल लिया. इफ एनी एसएससी हैज एनी बिल्डिंग इन हिज पर्सनल यूज, बाद में मैंने इसमें अपना ऑफिस खोल लिया. ऑफिस खोल लिया तो डेप्रिसिएशन लूंगा मैं. Subsequently it was transferred to his business use. In this case, its WDV shall be computed presuming that building is in use of business or profession right from the beginning. शुरुआत से ही वो जिस दिन से खरीदी थी उस दिन से वो पीजीबीपी में, और उस दिन से आप उसका डेप्रिसिएशन निकालना स्टार्ट करो. बिजनेस एंड प्रोफेशन and such WDV shall be considered to be, अब जिस साल आपने ट्रांसफर की उस साल की ओपनिंग WDV आ गई आपके पास, कैलकुलेट करते करते आ जाएगी. एंड सच WDV shall be considered as actual cost to business. And depreciation shall be computed accordingly. Mr. X purchased one commercial building on 1st November 2008 for rupees 20 lakh, 20 lakh. As a personal investment. But it was transferred to his business on 1st December 2010 to, it was transferred to business
on 1st December 2010. In this case, actual cost and depreciation of the building shall be as follows. आप मुझे करंट ईयर मतलब कौन सा ईयर है, 10-11 का, इस क्वेश्चन के हिसाब से 10-11 का एक्चुअल कॉस्ट बताइए बिजनेस को कितनी लगेगी और डेप्रिसिएशन बताइए कितना लगेगा. स्टार्ट हो जाओ. आंसर हेयर वुड बी, आंसर कैसे निकालना है इसका आपको. सबसे पहले आपको 0809 का वैल्यू कितना है हमारा, 20 लाख जब हमने बिजनेस में खरीदा जिस साल. फिर उसके बाद में हमारा 09 और 10 का वैल्यू कितना है, 19 लाख. फिर उसके बाद में 10-11 का वैल्यू कितना है हमारा, 17,10,000, क्योंकि 1,90,000 का डेप्रिसिएशन लगता है, राइट. फिर उसके बाद हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना का, 1,71,000 डेप्रिसिएशन आएगा. इसका मतलब मेरी 11-12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी. खैर वो पूछी नहीं हमसे तो हम इसके बारे में जिक्र, हमें यहीं तक पूछा है, ये बता दीजिए. क्लियर. नोट लिखिए. इफ एनी एसएससी हैज ट्रांसफर्ड एनी अदर एसेट्स, if any assessee has transferred any other assets to the business except building, in that case original cost shall be considered to be actual cost. For the business profession. For example, if in the above example the asset transferred was a motor car, for example, if in the above example, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, if in the above example or case, if in the above case asset transferred was motor car instead of building, कैलकुलेशन बताएं क्या होगी. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 35 AD. लास्ट सीरीज बची आपकी 35 की. इस सीरीज में आपके 4-5-6 सेक्शन है, बस खत्म. एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस. एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 AD. ये सेक्शन 35 क्या कहता है, सेक्शन 35 कहता है कि अगर आपने कुछ बिजनेस के खर्चे करें, आपने बिजनेस के, 35 पूरा बिजनेस के खर्चों से रिलेटेड है. हम इसमें करेंगे 35 AD बायोटेक्नोलॉजी का एक्सेट्रा सेक्शन कर लेंगे. ये कहता है कि अगर आपने बिजनेस से रिलेटेड कोई खर्चा करा है, स्पेसिफाइड बिजनेस है जो हम बताएंगे आपको, अगर आपने उनके लिए खर्चा करा है, स्पेसिफाइड नीचे है लिखे हुए टेबल में, अगर आपने इनके लिए कोई खर्चा करा तो आपको उस खर्चे का
कितना परसेंट डेबिट करना अलाउड है? नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा 50,000 का, मुझे सरकार ने कहा कि आप इस प्रोजेक्टर के ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, लेट्स से 10%। 5,000 रुपया हर साल क्लेम करते रहो, हम मानते हैं इसकी जिंदगी 10 साल की, तो आप इसको 10% के हिसाब से क्लेम कर, राइट। बट स्पेसिफाइड बिजनेसेस जो नीचे लिखे हुए हैं टेबल में जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन बिजनेस में अगर आपने एसेट्स खरीदी तो आपको 50,000 जो आपने खर्च करा वो, उसके साथ साथ इंसेंटिव के तौर पे सरकार कहती है 50% फालतू भी डेबिट करने को देंगे, और वो भी पहले ही साल दे देंगे हम आपको, पूरा ले लीजिए आप हमसे। फिर से बताऊं, आपने 50,000 का प्रोजेक्टर खरीदा, आपने कोल्ड चेन फैसिलिटी लगाई। कोल्ड चेन तो पता ही है क्या होती है, चेन चलिए कोल्ड चेन नहीं तो वेयर हाउस तो पता है सबको, सुने है ना। आपने वेयर हाउस फैसिलिटी लगाई, वेयर हाउस फैसिलिटी के लिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आपने बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट की, लैंड काउंट नहीं होगी यहाँ, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती, एप्रिसिएशन होती, लैंड डेप्रिसिएशन में आता नहीं, कवर नहीं होता। लेट्स से आपने वेयर हाउस फैसिलिटी लगाई, उसमें आपने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन होता है, इनकम टैक्स कहता है उसकी जिंदगी लगभग 15 साल की होती है, कहा जाता है। हमारे यहाँ 150 साल से ज्यादा भी है, 200 साल 500 साल है। सरकार कहती है लेट्स से व्हाट एवर इज द नंबर ऑफ एज, आपने वेयर हाउस के लिए बिल्डिंग बनाई और उस बिल्डिंग बनाने में आपके 10 लाख रुपए खर्च हो गए। सरकार ने कहा आप ये अगर स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो तो 10 लाख जो आपका वेयर हाउस पे लगा है, हम आपको पहले ही साल पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन दे देंगे। इजी है इतना समझना। ऑप्शन क्या होता है, या तो इस 10 लाख रुपए का मुझे, नॉट स्पेसिफाइड वाले को तो हर साल मिलता थोड़ा 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 डेप्रिसिएशन लो। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन पीएनएल में बेसिकली आप पूरी कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर्स में डिवाइड करके डेबिट करते हो। अगर मैं कह दूं एक साथ ले लो तो भी तो डेप्रिसिएशन ही है। अगर मैं कह दूं एक साथ ले लो तो वो 10 सालों की बजाय एक साथ डेप्रिसिएशन ले लो, यही तो हो रहा है। उससे फायदा आपको, आपका टैक्स उस साल कम हो जाएगा क्योंकि इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा। एग्री, राइट। तो पहला बेनिफिट सरकार ने दिया कि तुम एक साथ ले लो, पहले साल ले लो 100%, ठीक है। लेट्स अज्यूम आपने क्रॉस कंट्री पाइपलाइन ऑफ गैस लगाई, आप दुबई से यहां गैस की पाइपलाइन लगाते हो, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लगाते हो, तो आपको सरकार ने कहा कि सर आपके इस प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ खर्च हुए, हम आपको 10,000 करोड़ रुपया इस साल डेबिट करना अलाउ करते हैं। इजी है, या तो वो हर साल मिलता 10 सालों में, तुम्हें एक ही साथ दे देता हूं, इतना तो इजी है। सरकार ने कहा कि तुम कोल्ड चेन या वेयर हाउस लगाओ, तो तुम्हारे जो 10 लाख लगे हम तुम्हें 15 लाख डेबिट करना अलाउ करें। इतना इजी है, बस इतना समझ लो, बाकी तो सब सेम है। क्या बोला सरकार ने, तुम 10 लाख लगाओ, हम तुम्हें कितना परसेंट डेप्रिसिएशन देंगे उसके ऊपर, 150%, मतलब उसका 1.5 गुना, मतलब 10 गुना 150%, 15 लाख। 10,000 करोड़ का 15,000 करोड़, इजी। 50% फालतू पहले ही साल डेबिट कर लो तुम, इजी है। बट अगर एसेट बेच दी तो सोच लेना, तो ये थोड़ी है कि अब पहला साल खरीदो लगाओ डेप्रिसिएशन क्लेम करो बेचो, फिर दूसरे साल नहीं लगाओ फिर डेप्रिसिएशन क्लेम करो, ऐसा नहीं, फिर तो हम लॉस बेचने लग जाएंगे अपना, राइट। क्लियर है? लिखें सेक्शन 35 एडी, एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस, all assessees whether individual, HUF, LLP, company, etc.
can take benefit under this section? Provided they have incurred any capital nature expense. Capital nature expense which is other than land, goodwill, or any financial instrument. Right? Specified business are as follows. किसमें कितना मिलेगा नोट डाउन करो. स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. पॉज करो, नोट डाउन करो. कोल्ड चेन 150%. वेयर हाउस कोल्ड चेन फैसिलिटी बेसिकली कुछ ऐसी चीजें होती है ना रेफ्रिजरेशन में एक्सेट्राज में रखी जाती है. वेयर हाउस होता है गोडाउन टाइप, जैसे सब्जी मंडी एक्सेट्राज में अपने कुछ ऐसा सामान होता है ना जो कोल्ड स्टोरेज एक्सेट्राज टाइप में रखा जाए, उस कोल्ड स्टोरेज की सीरीज. नोट डाउन करो इसको पूरा. आगे लिखिए. To claim deduction under this section, to claim deductions under this section, condition number 1, business is new. Business is new, that is not a result of split up मतलब एक बिजनेस को तोड़ के दो बना देना. Not the result of split up or reconstruction of old business. Number 2, at least 80% of total machines must be new. Next, old machines imported from country outside India, old machines imported from a country outside India shall be treated as new. यहां पर उनको नया माना जाएगा. अगर आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन लगाते हो तो पाइपलाइन जो है इंडियन कंपनी की ओन होनी चाहिए. ये नहीं कि बाहर के जॉइंट वेंचर से बाहर वाला मालिक है, आप क्लेम यहां कर रहे हैं. क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, इन केस ऑफ क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, Indian company should be owner, and they must have approval from PNG regulatory board. PNG regulatory क्या होता है? Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. Section 35, scientific research expense. लिखें. If any assessee has incurred and scientific nature expense if any assessee has incurred any scientific nature expense
related to his business, then it is allowed to be debited to P&L account. Even capital expenditures are allowed to be debited to P&L account. Even capital expenditures are allowed to be debited to P&L account. But expense incurred on purchasing of land is not allowed. Incurred for purchasing of land is not allowed. राइट इफ आपने करंट ईयर में कोई बिजनेस स्टार्ट है आपका और आपने करंट ईयर में रेवेन्यू या कैपिटल नेचर दोनों में से कोई भी खर्चा करा है साइंटिफिक नेचर का, तो आपको 100% डेबिट करना अलाउड है, पड़ेगा नहीं, अलाउड है, आपकी इच्छा मत करो, राइट, अलाउड है, लैंड अलाउड नहीं, राइट। नंबर 2 पॉइंट, प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर। प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के 3 साल। अब ये जो पाइपलाइन लगा रहे, ध्यान से समझो, जो आदमी पाइपलाइन लगा रहा है उसका खर्चा तो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हो रहा है मेजर, तो उसको तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद में जरूरत पड़ेगी ना। लिखो प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर। प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर प्रिलिमिनरी होते हैं इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, लिखा हुआ है आपने, एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू इनकॉर्पोरेशन बिफोर द इनकॉर्पोरेशन आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर whether they are of revenue or capital nature, but incurred during last 3 years before commencement of business. Such expenditures would be allowed. Such expenditures would be allowed in the previous year in which the assessee commenced the business. पहले ये 150% मिल जाता था, कब तक? 2020-21 तक, सारे इस पूरे सेक्शन में 2020-21 तक 150% मिलता था। फ्रॉम 2021-22 इट इज 100%। 21-22 से कितना है? 100% है, जितना लगाया उतना ले जाओ। क्लियर? लैंड पे खर्चा नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, इन केस इफ द company is engaged in business of biotechnology, in case if the company is engaged in the business of biotechnology or manufacturing or production of any article except the article mentioned under 11th schedule। जल्दी करो थोड़ा,
First, except the article mentioned under 11th schedule, deduction equals to 150%. उनको 100 खर्च करो, खर्चा डेबिट कितना 150, खर्च करो 100, डेबिट करो 150. किनको? बायोटेक्नोलॉजी वालों को. बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? गोबर गैस. क्या होती है? गोबर गैस. गोबर गैस से जो आप फ्यूल बना रहे हो एक्सेट्रा चीजें बनती है, वो सारा सेम. 150% कितना? एन अमाउंट इक्वल टू 150%. डिडक्शन अलाउड कितना? 150% ऑफ एक्सपेंस incurred. But in this case, if the expense is incurred on building, अगर बायोटेक्नोलॉजी के केस में बिल्डिंग पे खर्चा कराया आपने, if in this case if the expense is incurred for building, it will be allowed 100%. बिल्डिंग पे करा तो 100%, बायोटेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स पे करा तो 150%. नोट, मान लीजिए आपका इतना पैसा खर्च, इनकम ही नहीं है आप, क्या आप उसको डेबिट कर पाओ? पहले साल कहां होगी इतनी. नोट, अनएब्सॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च. Note, unabsorbed amount of scientific research expense shall be allowed to be carry forward, shall be allowed to be carry forward as a unabsorbed depreciation. Clear? Note, transfer of capital assets used in scientific research. Used in scientific research. Point number 1, transfer of assets without using for any other purpose. कोई और पर्पस के लिए यूज किए बिना करा है तो क्या होगा? इट विल बी कैपिटल गेन. देयर विल बी ए कैपिटल गेन, क्योंकि वो एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट थी आपकी. देयर विल बी कैपिटल गेन. कैपिटल गेन कितना होगा? कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? कैपिटल गेन सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. मतलब जितने में बेचा उसमें से खरीदने की वैल्यू को माइनस कर दो, कैपिटल गेन आ जाएगा. सेल्स कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एसेट्स. And business income to the extent earlier debited. Income to the extent earlier debited. पहले जितना डेबिट किया उतना. To the extent earlier debited. और अगर आपने इस एसेट्स को अपने बिजनेस में यूज करके बेचा तो ये मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको. योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दैट बिजनेस विल बी निल. उसको निल मानना है. एंड सब्सिक्वेंटली सेल सेक्शन 50 में हो जाएगी. सेक्शन 50 हमने पहले
किया हुआ। लिख लो इस बात को दोबारा से यहां पर, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आफ्टर एडिंग इनटू द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स आफ्टर एडिंग इट इनटू द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। then cost of assets shall be nil, and then section 50 पहले किया है जो। चलिए आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट, इसी सेक्शन को कंटिन्यू करें। थैंक यू।